स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। सुबह 9 बजे की बड़ी खबरों के साथ हाजिर हैं हम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी। अगले 1 घंटे में आपको दिखाएंगे हर वो बड़ी खबर जिस पर आपकी नजरें रहने वाली है। आज सुबह भीषण भूकंप से दुनिया के 3 देश थर्रा उठे हैं। वेनेजुएला, जापान और अमेरिका में भूकंप के झटकों से धरती कांपी है और सबसे तेज तीव्रता का भूकंप वेनेजुएला में आया। वेनेजुएला ने जान माल के कोई नुकसान की आधिकारिक जानकारी अभी तक नहीं दी है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया के हवाले से खबर है मृतकों की संख्या 10,000 के पार जा सकती है। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप से 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका है। यहां एक के बाद एक भूकंप के 2 झटके आए। वेनेजुएला में पहला झटका भूकंप का 7.1 की तीव्रता का था। इससे पहले कि लोग संभल पाते, बाहर निकल पाते, कुछ ही देर बाद एक और भूकंप का तेज झटका यहां पर आया जो पिछले से ज्यादा इंटेंसिटी का था, 7.5 की तीव्रता का था और इसने पूरे देश को दहला दिया। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप का केंद्र काराकास से 168 किलोमीटर दूर मोरोन शहर के पश्चिम में था, जो कैरेबियाई कोस्ट पर स्थित है। भूकंप का केंद्र जमीन से 13 किलोमीटर नीचे था। भूकंप के जोरदार झटकों से काराकास में कई बिल्डिंग्स को भारी नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसके अलावा जापान, अमेरिका में भी भूकंप के ये झटके महसूस किए गए। अगर वेनेजुएला की बात की जाए तो कई इमारतों में दरारें तक आ गई। और स्थानीय समय के अनुसार शाम 6 बजे के कुछ ही देर बाद भूकंप के झटके ये महसूस किए गए हैं। काराकास में लोग हिलती हुई इमारतों से बाहर निकल आए और वहीं रुके हुए रहे। कई लोग बुरी तरह से डरे हुए थे क्योंकि पूरी की पूरी दीवारें हिल गई थी और सड़क से ही घर का फर्नीचर दिखाई दे रहा था। काराकास के 2 इलाकों में धूल के गुबार भी देखे गए। हालात ये हैं कि अंधेरा होने के बाद भी लोग सड़कों पर ही डटे हुए हैं। तो 3 तस्वीरें आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, एक वेनेजुएला की तस्वीर, एक जापान की और एक अमेरिका की। ये तीनों तस्वीरें ये बताती है कि भूकंप के तेज झटके किस तरीके से तबाही का मंजर दिखा रहे हैं। भीषण भूकंप के बाद वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है, नेशनल इमरजेंसी। हालांकि अभी तक सरकार ने किसी मौत के आधिकारिक आंकड़े की पुष्टि नहीं की है और ना ही इस तरह का कोई आंकड़ा जारी किया है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक भूकंप से भारी नुकसान तो हुआ है। दर्जनों जगहों पर इस वक्त रेस्क्यू का काम भी चल रहा है। मलबे से लोगों को निकालने का काम भी तेजी से हो रहा है। कई जगहों पर रेस्क्यू टीमें एक्टिव हो चुकी हैं। भूकंप की वजह से लोगों को और जानमाल का बहुत नुकसान हुआ है। स्थानीय समय के मुताबिक शाम 6 बजे ये भूकंप आया, जिसके बाद एकदम से अंधेरा हो गया। रात होने की वजह से रेस्क्यू के काम में काफी दिक्कतें आई। ये बहुत चैलेंजिंग हो गया। वहीं भूकंप के बाद काराकस एयरपोर्ट की छत का कुछ हिस्सा गिर गया। पिछले 126 साल का वेनेजुएला में आया ये अब तक का सबसे भयानक और सबसे बड़ा भूकंप है। तस्वीरें आप देख रहे हैं वेनेजुएला की। भूकंप से कैसे देखिए ऊंची ऊंची इमारतें जमींदोज हो गई, वो इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक नहीं बल्कि 2 भूकंप आए। लगभग 6 बजे के करीब शाम को 7.1 की तीव्रता का पहले भूकंप आया। उसके बाद जब लोग संभल पाते, बाहर निकल पाते, अचानक से एक और भूकंप आ गया जिसकी तीव्रता 7.5 थी। जमीन से 14 किलोमीटर नीचे भूकंप का सेंटर बताया जा रहा है और वेनेजुएला की राजधानी काराकस से लगभग 168 किलोमीटर दूर ये भूकंप आया। और भूकंप के बाद कैसे काली आंधी चलने लगी, उसकी तस्वीरें, वो मंजर भी इस वक्त आप देख रहे हैं। ऊंची ऊंची हाई राइज इमारतें भूकंप की वजह से कैसे प्रभावित होके जमींदोज हो गई और ताश के पत्तों की तरह ढह गई, वो आप इन तस्वीरों में देखकर समझ सकते हैं। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग देखिए, जब भूकंप आया तो सीधे सीधे नीचे जमीन में जमींदोज हो गई, ताश के पत्तों की तरह ढह गई। और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उस तस्वीरों से साफ पता चलता है कि किस तरीके से भूकंप का केंद्र जो था वो राजधानी काराकास था और काराकास एयरपोर्ट की छत का बड़ा हिस्सा गिर गया। भूकंप के बाद काराकास एयरपोर्ट को फौरी तौर पर बंद कर दिया गया क्योंकि जो लोग वहां पर मौजूद थे वो काफी डरे सहमे थे। भूकंप के बाद सुनामी का अलर्ट जो है वो भी जारी एक तरीके से कर दिया गया है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया है स्पष्ट तरीके से कि कितने लोगों की मौत हुई है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी तक इसकी नहीं की गई है, लेकिन अगर स्थानीय मीडिया के मुताबिक बात करें तो 10,000 से ज्यादा की मौत की खबर अभी तक मिल पाई है। बिल्कुल ईशा, स्थानीय मीडिया की तरफ से ये जरूर कहा गया है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन कोई आंकड़ा नहीं दिया गया है। इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से जानकारी दी गई है कि लगभग 10,000 से ज्यादा लोग इस भूकंप में प्रभावित हुए हैं। सड़कों पर दरार पड़ गई, तस्वीरें आपके सामने। I'm reporting here from my apartment in Caracas, Venezuela, where
An earthquake just shook the entire building minutes ago. It's the heaviest quake I have felt in Venezuela, and just glasses fell to the floor. As you can see behind me, neighbors are coming down to the streets, and it's still unclear the intensity of the quake, but we are continuing to report as this unravel. तो आपने स्थानीय को सुना, उनका कहना है कि इस तरह का भूकंप उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया। हालांकि 1900 में 7.7 की तीव्रता का भूकंप इससे पहले वेनेजुएला में आया था और भूकंप से वेनेजुएला के कई शहरों में भारी तबाही मची है, भारी नुकसान हुआ है। भूकंप से राजधानी काराकस की बात की जाए तो यहां पर कई इमारतें गिर गई हैं। ला गुएरा और काटिया लामार शहरों में भी भारी तबाही हुई है। मोरिन शहर में कई इमारतों को नुकसान हुआ है। काराकास से सटे बारूटा शहर में हर तरफ इस वक्त अगर कुछ नजर आ रहा है तो वो मलबा ही मलबा है। और अगर एयरपोर्ट काराकास एयरपोर्ट की बात की जाए तो उसकी छत उड़कर गिर गई। एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। रेस्क्यू का काम तेजी से चल रहा है। आधिकारिक पुष्टि मृतकों की अभी तक नहीं की गई है। कितना नुकसान हुआ है ये भी किसी आधिकारिक चैनल से वेनेजुएला के नहीं बताया गया है, ना ही सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है। देखिए, ये आप एक घर की तस्वीरें देख रहे हैं। जब भूकंप आया तो कुछ लोग अपने घरों में बैठ के वर्ल्ड कप देख रहे थे फुटबॉल का, और उसी दौरान सब कुछ हिलने लगा। Mierda. Ahorita, en los Palos Grandes, voy a la misa y el semáforo se pone en verde y la gente parada, y yo toco corneta y pasan. Y cuando paso, aquí estoy a 20 metros del edificio. ये तस्वीरें आपके सामने हैं। कितनी भयानक ये तस्वीरें हैं। एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं। वेनेजुएला की राजधानी काराकास में जो एयरपोर्ट है वहां जब भूकंप के झटके महसूस किए गए, पूरा का पूरा हिस्सा जमींदोज हो गया, छत आसमान में उड़ गई और जो लोग थे वो किसी तरह से अपनी जान बचा के इधर उधर भागने लगे। अब आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि भूकंप जब आया तो उसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर कितनी ज्यादा थी कि लोग जैसे ही उनको भूकंप के झटके महसूस हुए इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। कुछ लोगों ने इस मंजर को अपने फोन के कैमरों में रिकॉर्ड कर लिया। अब ये तबाही के बाद की तस्वीरें आप देखिए। पूरी तरह से छत एक हिस्से की डैमेज हो चुकी है। जो छत का मलबा है वो नीचे जमीन पर गिरा हुआ है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है तस्वीरों को देख के कि कोई रेस्टोरेंट भी था साइड में, वो भी पूरी तरह से तहस नहस नजर आ रहा है। अलग अलग शहरों की वेनेजुएला की बात की जाए, वहां की जो हाई राइज इमारतें हैं, घर हैं, सड़कें हैं, बुरी तरह से प्रभावित हैं। अब ये एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीरें आपके सामने। भूकंप के बाद तुरंत रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। हर एक जिंदगी को तलाशने का काम हो रहा है क्योंकि जिस वक्त भूकंप आया शाम का वक्त था। शाम के लगभग 6 बजे के बाद भूकंप के 2 झटके महसूस किए गए, 7.1 और 7.5 की तीव्रता का। उसके बाद एकदम से अंधेरा हो गया, धूल का गुबार चारों तरफ छा गया और रेस्क्यू टीमों को थोड़ा चैलेंजिंग जरूर था रेस्क्यू करना, लेकिन मलबे में फंसी हर एक जिंदगी को निकालने के लिए, उनको बचाने के लिए जद्दोजहद लगातार रेस्क्यू टीमें कर रही हैं। जापान में भी इसी तरह का भूकंप आया, 6.9 की तीव्रता बताई जा रही है। इसके अलावा यूएस के कैलिफोर्निया में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए जिसकी तीव्रता 5.6 है और भारत के जम्मू कश्मीर में भी हल्की तीव्रता के झटके महसूस किए गए, लगभग 3 रिक्टर स्केल पर बताया जा रहा है। El más fuerte y fue largo, fuerte, fue muy fuerte. Nunca se nos había roto nada en ningún temblor y aquí se nos rompió todo dentro de la casa, todos los vasos, todo cayó, todas las copas, todo.
तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये मंजर कितना खौफनाक रहा होगा जब भूकंप आया और एक नहीं बल्कि 2 झटके भूकंप के लगे। पहला 7.1 का और फिर दूसरा झटका। लोग कुछ समझ पाते, लोग अपने आप को बचाते, बाहर भागते, तब तक एक और झटका लगा 7.5 का। हालांकि साल 1900 में भी 7.7 तीव्रता का भूकंप आया था, लेकिन एक ही झटका लगा था। लेकिन अब इस झटके से और भूकंप की तीव्रता किस तरीके से लोगों के मन में जो है डर पैदा किया उसने, तस्वीरों से भी आप देख सकते हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। जोरदार भूकंप के झटके जापान और अमेरिका में भी महसूस किए गए हैं। जापान में भूकंप की तीव्रता जहां 6.9 मापी गई, तो वहीं अमेरिका के नॉर्थ कैलिफोर्निया में भी भूकंप की वजह से धरती हिली और 5.6 की तीव्रता के भूकंप के झटके वहां के लोगों ने महसूस किए। 1940 के बाद अमेरिका के नॉर्थ कैलिफोर्निया में ये अब तक सबसे तीव्र झटके वाला भूकंप था। हालांकि यहां भी जानमाल के नुकसान की अभी कोई खबर नहीं है। जापान की बात की जाए तो पूर्वी समुद्र तट पर स्थित इवाते में 6.9 की तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। झटकों से घर की लाइट्स, दूसरी चीजें हिलने लगी, आप देख सकते हैं। फिलहाल वहां सुनामी का कोई खतरा नहीं है। भूकंप का केंद्र जमीन से करीब 50 किलोमीटर नीचे जापान में बताया जा रहा है। तो वहीं अमेरिका की बात की जाए, यहां उत्तरी कैलिफोर्निया में भूकंप का केंद्र विल्टल्स शहर में 12 किलोमीटर जमीन से नीचे है। वेनेजुएला एयरपोर्ट की तस्वीरें एक बार फिर से आप देखिए, किस तरह से जब वहां भूकंप आया तो अफरा तफरी का माहौल था। छत का एक बड़ा हिस्सा उड़ गया, छत के कुछ हिस्से जमीन पर नीचे गिर गए। लोग अपनी जिंदगी और जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे और धूल का गुबार यहां पर भी छा गया। और अब बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से, जहां दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने यमुना बाजार इलाके में बिना इजाजत के बने स्ट्रक्चर और कब्जे हटाने के लिए ध्वस्तीकरण अभियान चलाया। निगम बोध घाट के पास अवैध तरीके से बनाए गए घरों पर सुबह सुबह बुलडोजर गरजा। रसल कोर्ट के आदेश के बाद डीटीए ने ये कार्रवाई की है। 13 मई को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत यमुना बाजार को खाली करने का नोटिस भेजा गया था। इसके बाद 2 जून को कोर्ट के आदेश के बाद 23 जून तक खाली करने का नोटिस दिया गया और अब ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी है। राजधानी दिल्ली के यमुना बाजार में बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई है और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहां पर पुलिस फोर्स जो है आपको भारी संख्या में तैनात दिखाई देगी। दरअसल ये यमुना बाजार का वो इलाका है जो ओजोन इलाके जो है रेंज में आता है। यमुना के बिल्कुल किनारे बसा हुआ है। तकरीबन 300 के करीब यहां पर घर हैं और छोटे बड़े तकरीबन जो मंदिर हैं उनकी भी संख्या अच्छी खासी है। फिलहाल 300 परिवारों को यहां से अब खाली कराया गया, क्योंकि कुछ दिन पहले जो है इन घरों को तोड़ने के लिए नोटिस दिया गया था, जिसके लिए प्रशासन की तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया था कि आप जल्द से जल्द इन मकानों को खाली कर दें ताकि किसी तरह के का नुकसान जो है आपका ना हो। फिलहाल अंदर जो है जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन यहां पर आप देखेंगे हर घाट पर जो है पुलिस लगी हुई है। दरअसल ये यमुना के बिल्कुल किनारे बसा हुआ पूरा इलाका है, यमुना की बेल्ट पर बसा हुआ इलाका है और डीडीए जो है अब इस पर बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है। फिलहाल एहतियात बरतते हुए, किसी तरह का कोई विरोध ना हो उसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की यहां पर तैनाती की गई है। लोग अपने अपने घरों से सामान निकालकर बाहर बैठे हुए हैं। आप यहीं रहते थे? क्या नाम है आपका? कविता। कितने साल से रह रहे थे? हमें 50-60 साल हो रहे हैं यहाँ पे रहते रहते, ज्यादा ही हो रहे हैं। हमारी सास बस सब यहीं मारी है। हाँ। पता नहीं कितनी पीढ़ी बीत गए, हमारे को तो रहने के लिए जगह भी नहीं दे रहे। हम कहाँ जाएं, अपने सामान लेके, अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएं? 10,000 रुपए कमाता हमारा आदमी, कैसे करेंगे हम अपने, कैसे गुजारा करेंगे? कमाए खाएंगे क्या, तो किराया भरेंगे हम? कोई ठिकाना नहीं है अब रहने का? नहीं। सरकार की तरफ से कोई मदद की हो, किसी तरह की रहने की आवाज की? नहीं, कोई मदद नहीं है। बस उन्होंने तो निकाल के फेंक दिया, जाओ अपने अपने ठिकाने पे। आपका क्या नाम है? मेरा बनवारी शुक्ला। कब से रहते हैं आप? बचपन में निकल गया, साल पैदा यहीं, हाथ पैर यहीं निकले। तो आपको पता नहीं था ये अवैध है, पूरा यमुना के बेल्ट पर बना हुआ है, यमुना की जमीन? अवैध तो बहुत कुछ है भाई साहब, किस किस को तोड़ोगे आप? इसी तरह का एक्शन उत्तर प्रदेश के संभल में भी देखने को मिला। यहां पर भी बुलडोजर दौड़ा। कसेरवा गांव में बीती रात एक मस्जिद को डेमोलिश किया गया। इस दौरान एक बड़ा हादसा होते होते रह गया। मुस्तफा कादरी मस्जिद का लेंटर डेमोलिशन ड्राइव के दौरान अचानक भरभरा कर गिर गया, जिससे 2 बुलडोजरों को भारी नुकसान पहुंचा है। एक बुलडोजर का आगे का हिस्सा मलबे में दब गया,
जबकि दूसरे बुलडोजर का सेंसर और शीशा क्षतिग्रस्त हो गया है। हालांकि हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है, जो राहत की बात है। हादसे के बाद डेमोलिशन ड्राइव को रोक दिया गया। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने हालात का जायजा लिया। पुलिस प्रशासन के मुताबिक मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और अब डेमोलिशन ड्राइव को लेकर सुरक्षा मानकों के अनुसार ही आगे कार्रवाई की जाएगी। कोलकाता के तारातला ट्रांसपोर्ट डिपो के पास निर्माणाधीन गोदाम हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। मलबे में दबे 20 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है, बाकी 18 की हालत खतरे से बाहर है। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने एसएसकेएम हॉस्पिटल पहुंचकर घायलों का हाल जाना। सीएम शुभेंदु ने बताया कि अभी भी मलबे में कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है। हादसे के वक्त गोदाम में कितने लोग मौजूद थे, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। एनडीआरएफ, इंडियन आर्मी, कोलकाता पुलिस और दूसरी टीमें तारातला में उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर यह हादसा हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बुधवार को एक अंडर कंस्ट्रक्शन गोदाम का शेड गिर गया था। लापरवाही के आरोप में 3 लोगों को मामले में गिरफ्तार भी किया गया है। जांच के लिए एसआईटी का गठन हो चुका है। इधर बंगाल में 31 जून तक सभी निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है। আর 20 জনকে এখানে অ্যাডমিশন দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে 2টো ক্রিটিক্যাল আছে। এখানে স্বাস্থ্যমন্ত্রী, স্বাস্থ্য বিভাগ, ডক্টরসরা তারা চেষ্টা করছেন। 18 জন আউট অফ ডেঞ্জার আছে, 2 জন ক্রিটিক্যাল আছে, আর 5টা ডেথ এসছে। ম্যাক্সিমামই বিহার থেকে লেবারদেরকে আনা হয়েছিল, মুঙ্গের এবং অ্যাডজয়নিং এলাকা থেকে। আমরা বাকিটা যা যা করার করছি। এখন আরও কিছুজন আটকে থাকতে পারে। আমাদের চিফ সেক্রেটারি, হোম সেক্রেটারি ওরা থাকছেন, রেস্কিউ কমপ্লিট করবেন। आज सुबह की एक बड़ी खबर आपको बता दें, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच कर रही एसआईटी एक बार फिर से अयोध्या जाने की तैयारी में है। इसी बीच विश्व हिंदू परिषद ने भी अपने तेवर सख्त कर लिए हैं। वीएचपी के इंटरनेशनल प्रेसिडेंट और एडवोकेट आलोक कुमार ने मांग की है कि राम मंदिर के चढ़ावा चोरी करने वालों के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए और इस मामले में जांच जल्द से जल्द पूरी की जाए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वीएचपी ने मांग की है कि चढ़ावे में चोरी का मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए। साथ ही सरकार ये सुनिश्चित करे कि जिसने भी चढ़ावे में चोरी की है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। इस बीच एसआईटी ने आज आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी तलब किया। एसआईटी ने संजय सिंह से उन आरोपों के दस्तावेज भी मांगे हैं जो उन्होंने अयोध्या में जमीनों की खरीद फरोख्त और चढ़ावे को लेकर आरोप लगाए थे। जांच गहराई से हो, किसी के प्रति सहानुभूति रखकर न हो। दोषी लोग आइडेंटिफाई होने चाहिए। कानून के अंतर्गत कड़े से कड़ा दंड उनको मिलना चाहिए। रिपोर्ट के आने तक सब पर कीचड़ उछालने का अधिकार नहीं, वरना हम कीचड़ उछालेंगे न किसी को सर्टिफिकेट देंगे। जांच के परिणाम की प्रतीक्षा करेंगे। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी करने वाला कोई भी चोर बच न पाए। सनातन की आस्था और विश्वास को डगमगाने वाला कोई गुनहगार छूट न जाए। इसके लिए अब विश्व हिंदू परिषद ने भी तेवर कड़े कर लिए हैं। वीएचपी के इंटरनेशनल प्रेसिडेंट और एडवोकेट आलोक कुमार ने बिना लाग लपेट के अपनी मांगें साफ कर दी हैं। वीएचपी ने मांग की है कि राम मंदिर का चढ़ावा चोरी करने वालों के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए। मामले की जांच जल्द से जल्द पूरी की जाए। चढ़ावे में चोरी का मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए। चढ़ावा चोरी के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। चढ़ावा चोरी के आरोपों से विश्व हिंदू परिषद इस कदर नाराज है कि संगठन ने अयोध्या में होने वाली अपनी वार्षिक मीटिंग को भी कैंसिल कर दिया है। वीएचपी की ये बैठक 25 जून से 29 जून तक अयोध्या में होनी थी। देश भर से वीएचपी के 300 से ज्यादा पदाधिकारी अयोध्या पहुंचने वाले थे। सारी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन राम मंदिर के चढ़ावे में लूट पर चिंता जाहिर करते हुए वीएचपी ने अयोध्या में होने वाली इस मीटिंग को कैंसिल कर दिया। हम चाहेंगे कि जांच पूरी हो, जांच गहराई से हो, किसी के प्रति सहानुभूति रखकर न हो। जिस किसी ने भी कुछ भी दोष किया है
चाहे वो दोष अमानत में खयानत का है और चाहे वह दोष असावधानी का है, दोषी लोग आइडेंटिफाई होने चाहिए। कानून के अंतर्गत कड़े से कड़ा दंड उनको मिलना चाहिए, चाहे वो जो कोई भी हो। कि किसी को रिपोर्ट के आने तक सब पर कीचड़ उछालने का अधिकार नहीं। रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जानी चाहिए। मुझे किसी ने पूछा कि क्या आप इनके बारे में कहेंगे कि ये शुद्ध हैं? मैंने कहा मेरे मन में इसका उत्तर है, पर ना हम कीचड़ उछालेंगे ना किसी को सर्टिफिकेट देंगे। जांच के परिणाम की प्रतीक्षा करें। इस बीच चढ़ावा चोरी की जांच कर रही एसआईटी एक बार फिर से अयोध्या जाने की तैयारी कर रही है। पहले दौर की रिपोर्ट यूपी सरकार को सौंपी जा चुकी है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी रिपोर्ट में 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर की सिफारिश की गई है। इन 4 लोगों में चंपत राय का एक करीबी व्यक्ति भी शामिल है। एसआईटी ने बैंक वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की सिफारिश की है। एसआईटी ने कहा है कि राम मंदिर में चढ़ावे का सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है। दान पात्र से चढ़ावा निकालने, काउंटिंग सेंटर तक पहुंचाने में गड़बड़ियां मिली हैं। काउंटिंग सेंटर में मंदिर का चढ़ावा गिनने का प्रोसेस भी गलत मिला है। मंदिर ट्रस्ट ने चढ़ावा गिनती के एसओपी बना रखे हैं, लेकिन उनकी अनदेखी हुई है। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में किसी को क्लीन चिट नहीं दी गई है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने अपनी इस रिपोर्ट में 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की है। ये 4 लोग वही हैं जिन पर आरोप है कि उनके घर से चढ़ावे का पैसा बरामद हुआ था। चंपत राय के एक नज़दीकी पर भी एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की गई है। ये प्रारंभिक रिपोर्ट है, फाइनल रिपोर्ट नहीं है, और प्रारंभिक रिपोर्ट में ही 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश जो की गई है, उससे साफ है कि जब जांच मुकम्मल होगी तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट में इशारा बड़े लोगों पर है, लेकिन रिपोर्ट में किसी का नाम नहीं है। एसआईटी अभी अयोध्या में और जांच करेगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस के कई पहलू ऐसे हैं जिनकी जांच अभी बाकी है। लखनऊ अग्निकांड के बाद प्रशासन ने कार्रवाई अब तेज कर दी है। जगह जगह अभियान चलाए जा रहे हैं। कोचिंग संस्थानों को वार्निंग भी दी जा रही है और जहां भी फायर सेफ्टी मानक पूरे नहीं हैं उन्हें सील किया जा रहा है, क्योंकि सीएम योगी के निर्देश साफ हैं कि सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। इसी क्रम में एलजीए ने कार्रवाई करते हुए 15 कोचिंग बिल्डिंग्स को भी सील कर दिया, क्योंकि कहीं भी सुरक्षा मानक पूरे नहीं थे। तो वहीं आज भी सीलिंग की कार्रवाई तमाम जगहों पर जारी रहेगी। अब बात पुणे मर्डर केस की। पुणे में अपने मंगेतर सिया और उसके प्रेमी चेतन चौधरी की साजिशों के शिकार हुए केतन अग्रवाल मर्डर केस में अब जांच तेज हो गई है। बुधवार शाम फॉरेंसिक टीम ने पुणे पुलिस के साथ लोहागढ़ फोर्ट का दौरा किया और केतन अग्रवाल की हत्या से जुड़ी पूरी चीजों को बारीकी से जांचा। तो वहीं फोर्ट के एंट्री गेट पर लगे सीसीटीवी से कई अहम सुराग मिले हैं। सीसीटीवी फुटेज में केतन अग्रवाल की हत्या का आरोपी और सिया का प्रेमी चेतन चौधरी भीषण गर्मी में हुडी पहनकर जाता हुआ दिख रहा है। इसी आधार पर पुलिस को चेतन चौधरी पर शक हुआ और फिर जांच के एंगल को बदला गया और दायरा भी बढ़ाया गया। 18 जून को लोहागढ़ फोर्ट पर केतन की गहरी खाई में धक्का देकर हत्या कर दी गई। सिया और केतन की 25 फरवरी को सगाई हुई थी और नवंबर में दोनों की शादी होने वाली थी। पुलिस को शक है कि केतन मर्डर केस की आरोपी सिया गोयल शादी के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थी और परिवार के दबाव में केतन से शादी करने जा रही थी। इसी एंगल को पुलिस अब हत्या की संभावित वजहों में से एक मानकर जांच कर रही है। आशिक के साथ मंगेतर का मर्डर प्लान करने वाली सिया गोयल की ये रोमांटिक सोशल मीडिया पोस्ट बता रही है कि सगाई से शादी के बीच का सफर कितना फिल्मी था। मंगेतर केतन के साथ सिया की एक एक रोमांटिक पोस्ट बता रही है कि सिया ने कितने शातिराना तरीके से केतन के मर्डर का प्लान बनाया और फिर उसे एग्जीक्यूट किया। 26 साल के केतन की 25 फरवरी को सिया गोयल के साथ शादी हुई थी। सिया ने सगाई के वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए, ये दिखाने की कोशिश की कि वो अपनी शादी फिक्स होने को लेकर कितनी खुश है। सिया और केतन की नवंबर में शादी होने वाली थी। फरवरी में सगाई के बाद सिया ने इंस्टाग्राम पर एक केक की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा था, मेरे दिल को उसका घर मिले, 1 महीने पूरा हुआ। इस पोस्ट में सिया ने केतन को टैग भी किया था।
वहीं केतन भी अपने होने वाली जीवन साथी को खुश करने के लिए एक एक मौके को इवेंट में तब्दील कर रहा था। 19 जून को सिया के बर्थडे से ठीक एक महीना पहले ही केतन ने तैयारी शुरू कर दी और सिया को सरप्राइज करता केतन का ये वीडियो उसके बर्थडे के काउंटडाउन का हिस्सा था। एक तरफ जहां केतन सिया की लंबी उम्र की दुआ कर रहा था, तो सिया अपने मंगेतर के मर्डर का प्लान बना रही थी और सिया अपनी साजिश में कामयाब भी हो गई। और 19 जून को केतन सिया को स्पेशल सरप्राइज के साथ हैप्पी बर्थडे बोल पाता, उससे एक दिन पहले सिया ने अपने आशिक चेतन के साथ मिलकर मंगेतर केतन की हत्या कर दी। 18 तारीख को हमारे यहाँ पे रिपोर्ट हुआ था कि 2 पर्यटक आए थे, उनमें से एक लड़का गिर गया और उसका डेथ हुआ है। तो हमारे यहाँ पे एक्सीडेंटल डेथ रजिस्टर्ड हुआ था। वो रजिस्टर्ड होने के बाद फिलहाल शुरुआती दौर में किसी को कोई शक नहीं था, लेकिन उसका जो इन्वेस्टिगेशन किया और फैमिली ने उसका जो कैरेक्टर बताया, उस हिसाब से वो लड़के को वहाँ पे इतना रिस्की पॉइंट पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। फैमिली को भी ये डाउट था कि इतनी धोखादायक जगह पे वो कैसे गया। और उसके बाद हमने जो इन्वेस्टिगेशन की थोरोली किया, सीसीटीवी फुटेज, टेक्निकल एनालिसिस, टाइम लाइट वगैरह सब चेक किया। उसके बाद हमको शक हुआ, फिर हमने कॉल डिटेल्स निकाले लड़के के, तो उसमें लव ट्रैंगल का इशू सामने आया। उन्होंने प्री प्लान करके मर्डर किया। पुलिस के मुताबिक शादी से इनकार करने के बदले बेवफा मंगेतर सिया गोयल ने केतन को रास्ते से हटा डाला, लेकिन सिया ने केतन की हत्या के साथ उसके परिवार की उम्मीदों को भी खत्म कर दिया और लोहगढ़ फोर्ट पर केतन की हत्या को हादसा करार देने की कोशिश की। इधर शादी की तैयारियों के बीच मंगेतर के साथ लोहगढ़ घूमने गए बेटे की मौत से केतन के पिता ये विश्वास करने को तैयार नहीं थे कि उनके बेटे की मौत हादसे में हुई है। आखिरकार पुलिस की जांच आगे बढ़ी और फिर सामने आया 18 जून यानी हत्या वाले दिन का सीसीटीवी फुटेज, जिसमें 18 जून को केतन की मौत के दिन लोहगढ़ किले पर एक युवक हुडी पहनकर जाते हुए दिखाई दिया। अब खबर आपकी सेहत से जुड़ी हुई। अगर आप पनीर खाते हैं और वो पनीर बाजार से लेकर आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि वो पनीर खाकर आप ताकतवर नहीं बल्कि कमजोर और बीमार होंगे और गंभीर रूप से बीमारियां आपको जकड़ लेंगी। दरअसल बाजार में एनालॉग पनीर और सिंथेटिक पनीर भारी मात्रा में बिक रहा है, जिसे लेकर लगातार बैन की मांग उठ रही है, क्योंकि ये दोनों ही पनीर सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक हैं। अगर आप भी बाजार से पनीर खरीद कर खाने के शौकीन हैं, तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि बाजार में बिक रहा पनीर आपको बहुत बीमार करने के लिए काफी है। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसे समझिए। दरअसल बाजार में 3 तरह के पनीर बिक रहे हैं। पहला, डेयरी पनीर, जो गाय और भैंस के दूध से बनता है। दूसरा, एनालॉग पनीर, जो स्टार्च और पाम ऑयल से तैयार होता है। और तीसरा, सिंथेटिक पनीर, जो पूरी तरह से केमिकल से बनता है। इसमें दूध से बनने वाला पनीर तो सेहत के लिए ठीक है, लेकिन एनालॉग पनीर और सिंथेटिक पनीर दोनों ही सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। एनालॉग पनीर स्टार्च और पाम ऑयल से बनता है, लेकिन FSSAI ने इसकी मंजूरी दे रखी है। ऐसे में मार्केट में ये धड़ल्ले से बिक रहा है, लेकिन डॉक्टरों की माने तो ये दोनों ही पनीर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, जिन्हें खाने से कैंसर तक हो सकता है। एनालॉग पनीर भी उतना ही हार्मफुल है जितना कि सिंथेटिक पनीर है। क्यों है कि एनालॉग पनीर के अंदर भी पोषक तत्व नहीं है, ना उसमें कैल्शियम है, ना उसके अंदर प्रोटीन है, क्योंकि वो स्टार्च और पाम ऑयल से बना हुआ है। तो इसका मतलब दोनों ही पनीर, सिंथेटिक और एनालॉग पनीर, दोनों ही हार्मफुल हैं और इसके ऊपर FSSAI को कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए बहुत घातक है और उससे लोगों का स्वास्थ्य, कैंसर तक की बीमारी हो जाती है। जो कुछ लोग पनीर के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, एक स्टेज में जाके देखो, हम मरीज से पूछते हैं। अब एनालॉग पनीर को भी बैन करने की मांग उठने लगी है। महाराष्ट्र विधानसभा में बुधवार को एनालॉग पनीर और मिलावटी चीज के मुद्दे पर जोरदार बहस हुई। बीजेपी विधायक विक्रम पाचपुते ने राज्य में इसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग की।
मिनिस्टर साहब से मुलाकात की थी, एफडीए मिनिस्टर जो नरहरि झिरवल साहब है उनसे मुलाकात की, और डायनेमिक ऑफिसर आज ये डिपार्टमेंट को कमिश्नर मिले हैं तुकाराम जी मुंडे साहब। तो मैंने उनसे गुजारिश की है कि ये एक्ट के बेसिस पे आप एनालॉग चीज़ को बैन कर सकते हो, डेयरी एनालॉग को महाराष्ट्र में बैन करो, क्योंकि हमारे पास लैब्स कम है। तो लैब जब तक नहीं होती है, लैब्स होने में 1 साल लगेगा, तो जब तक लैब्स होती नहीं है तब तक आप इसको बैन कर दो। पनीर और चीज़ सब, हाँ, इसको सबको बैन कर दो, ईजी हो जाएगा, तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो बेस्ट है कि इसको बैन कर दो, और पॉजिटिव नोट पे ये बैन करेंगे, ऐसा मुझे उन्होंने आश्वासित किया है। इस वक्त की एक बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आ रही है, जहां 16 साल के एक नाबालिग की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। वारदात नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सीलमपुर थाना इलाके की है, जहां गौतमपुरी के रहने वाले 16 साल के लड़के को किसी ने चाकू से उस पर हमला कर दिया और गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। लड़के को अस्पताल जब ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों का गुस्सा भड़क उठा। लोग अब आरोपी के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग कर रहे हैं। हॉस्पिटल में क्यों हुआ बवाल? कर्मचारियों से क्यों भिड़ गई पुलिस? होटल में कहां से आई दबंगों की टोली? मैनेजर पर क्यों टूट पड़े सारे बदमाश? रोड रेज में पहले दिखाई पिस्टल, फिर ईंट से मारा। कहां दिखी सड़क पर सरेआम गुंडागर्दी? देखिए नॉन स्टॉप अंदाज में एक्शन से भरपूर खबरें। अस्पताल के अंदर हंगामा मचा है। अस्पताल के कर्मचारी गुस्से में हैं। बेड पर लेटी मरीज भी भड़की हुई है। लेडीज पुलिस को, लेडीज छोड़ेगी ना, लेडीज पुलिस को, लड़कियां तक के कपड़े फाड़े जेंट्स पुलिस वालों ने। इस बवाल के बीच एक मरीज का बीपी हाई हो रहा है। बाल खींच दिया, यार देखो बीपी कितना इतना बड़ा हुआ आ रहा है। सारे कर्मचारियों का पारा चढ़ा हुआ है और इसकी वजह है ये तस्वीरें। बुधवार देर रात यूपी के ग्रेटर नोएडा जिम्स अस्पताल में पिछले 10 दिन से धरने पर बैठे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को हटाने के लिए पुलिस की टीम पहुंची थी। इस दौरान पहले तो पुलिस और कर्मचारियों के बीच तीखी बहस हुई और फिर पुलिस ने धरने पर बैठे कर्मचारियों को जबरन हटाना शुरू किया। कर्मचारियों का आरोप है कि इस दौरान पुलिस वालों ने उनके साथ धक्का मुक्की की। यहाँ तक कि पुरुष पुलिस वालों ने महिला कर्मचारियों को भी धक्का दिया। ग्रेटर नोएडा के जिम्स अस्पताल के आउटसोर्स कर्मचारी नियमित करने समेत कई मांगों को लेकर धरना दे रहे थे। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि नियमित करने की मांग को छोड़कर कर्मचारियों की बाकी मांगें मान ली गई हैं, लेकिन ये लोग धरना खत्म नहीं कर रहे थे, जिससे अस्पताल आने वाले मरीजों को परेशानी हो रही थी। इसलिए पुलिस की मदद लेनी पड़ी। हालांकि अस्पताल प्रशासन के साथ साथ पुलिस भी कोई जोर जबरदस्ती से इनकार कर रही है। आठ 10 लोगों का एक गुट एक शख्स पर टूट पड़ा था। धक्का मुक्की के साथ थप्पड़ों और घूंसों की बरसात हो रही थी। पिटाई के साथ जमकर गाली गलौच भी हो रही थी। अकेला पड़ा शख्स भी जवाबी हमला कर रहा था, लेकिन 8-10 लोगों के सामने उसकी एक नहीं चल पा रही थी। तभी एक शख्स ने लैपटॉप फेंक कर उसे मारने की कोशिश की, हालांकि लैपटॉप उसे नहीं लगा। सीसीटीवी में कैद मारपीट की यह तस्वीर यूपी के सुल्तानपुर के एक रेस्टोरेंट की है। 8-10 लोगों का एक गुट रेस्टोरेंट के ग्राहकों का ग्रुप है और ये लोग जिसे पीट रहे हैं वो रेस्टोरेंट का मैनेजर है। आरोप है कि 15 जून की शाम को 8-10 लोगों का एक ग्रुप रेस्टोरेंट में पहुंचा। पहले तो इन लोगों ने एक पुराने विवाद को लेकर मैनेजर के साथ काफी देर तक बहस की और फिर अचानक सबने मिलकर उस पर हमला कर दिया। मैनेजर पर हमला होते ही खुद को बचाने के लिए मैनेजर ने भागने की कोशिश की, लेकिन हमला करने वालों ने उसे पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। पिटाई में उसकी दाहिनी आंख पर गंभीर चोट आई है। अब पुलिस में शिकायत के बाद आरोपियों की पहचान की जा रही है। ब्लैक कलर की ये एसयूवी एक तो रॉन्ग साइड से चल रही है और इतना ही नहीं, रॉन्ग साइड में भी ड्राइवर इसे इतनी स्पीड में दौड़ा रहा है कि किसी भी वक्त कोई हादसा हो सकता है।
सामने से आ रही गाड़ी से इसकी टक्कर हो सकती है। दिल्ली के विकासपुरी के फ्लाईओवर पर रॉन्ग साइड में रैश ड्राइविंग का ये वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, दिल्ली पुलिस फौरन हरकत में आई। कार की नंबर प्लेट से गाड़ी और उसके मालिक की पहचान की गई। गाड़ी जब्त की गई और ड्राइवर के खिलाफ ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर एक्शन लिया गया। इसके लिए मैं दिल्ली वासी और सभी दिल्ली पुलिस वालों का माफ प्रार्थी मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे माफ था। एक्शन लेने के बाद पुलिस ने एक मैसेज दिया है कि इस तरह ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करना सिर्फ कानून का उल्लंघन ही नहीं बल्कि अपनी और दूसरों की जिंदगी को खतरे में डालना भी है। इसलिए जिम्मेदार नागरिक बने और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। कार सवार सकरी गली में टर्न ले रहा था। इस दौरान सामने से भी गाड़ियां आ रही थी, लेकिन कार सवार दबंग ने गाड़ी नहीं रोकी और टर्न लेने में स्कूटी सवार महिला को टक्कर मार दी। दबंग इतने के बाद भी नहीं रुका। उसने कार को हल्का बैक किया और दोबारा से स्कूटी सवार महिला को टक्कर मार दी। इस दबंग की दबंगई यही नहीं रुकी। जब इस घटना का विरोध पीछे से आ रहे स्कूटी सवार ने किया तो ये उल्टा उसे ही धमकी देने लगा। पहले डंडा दिखाया और फिर रिवॉल्वर दिखाकर जान से मारने की धमकी देने लगा। सरेआम गुंडागर्दी का ये सीसीटीवी फुटेज पंजाब के लुधियाना का है, जहां कार सवार दबंग और उसके साथियों ने मिलकर स्कूटी से आए कारोबारी पर हमला कर दिया। घटना 22 जून की रात करीब 10:30 बजे की है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित क्लिनिक से घर लौट रहे थे, तभी एक कार ने उनकी पत्नी की स्कूटी को टक्कर मार दी और जब उन्होंने इसका विरोध किया तो आरोपी कार चालक ने फोन कर अपने पिता, भाई और करीब 15 से 20 लोगों को बुला लिया और सभी ने मिलकर पीड़ित राजीव मल्होत्रा की पिटाई कर दी। दबंगों ने शख्स के सिर पर एक के बाद एक करीब 3 से 4 बार ईंट से वार किया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद हमलावरों ने रिवॉल्वर दिखाकर पीड़ितों को जान से मारने की धमकी दी और मौके से फरार हो गए। पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं मामले में अब पीड़ित परिवार ने पुलिस को शिकायत दी है, जहां पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी हुई है। सड़क क्रॉस कर रही छात्रा को आवारा सांड ने ऐसी जोरदार टक्कर मारी कि लड़की सड़क पर बेहोश होकर गिर पड़ी। आसपास खड़े लोग जब तक कुछ समझ पाते, सांड लड़की को टक्कर मारकर आगे बढ़ चुका था और बेहोश लड़की सड़क किनारे पड़ी हुई थी। सड़क पर आवारा पशुओं के आतंक का ये वीडियो मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के जीरापुर का है। यहाँ जमाई कॉलोनी में स्कूल से अपने घर लौट रही इस छात्रा को आवारा सांड ने सींग मारकर घायल कर दिया। हादसे का जो सीसीटीवी सामने आया है उसमें साफ देखा जा सकता है कि लड़की सड़क क्रॉस कर रही थी। तभी तेजी से दौड़कर आए सांड ने लड़की को टक्कर मार दी, जिससे छात्रा उछलकर गिर पड़ी। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत दौड़कर छात्रा को संभाला। वहीं इस हादसे की वजह 2 सांडों के बीच की लड़ाई मानी जा रही है। वीडियो में सड़क के किनारे एक दूसरा सांड भी खड़ा दिख रहा है। बताया जा रहा है कि दोनों सांड आपस में लड़ रहे थे, जिसमें से एक सांड जान बचाकर भागा, जिसकी चपेट में लड़की आ गई।